हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए जाइए, अब हम नावल के पार्ट नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वो लोग बारात के साथ मैरिज हॉल में पहुंच चुके थे, जहां आजकल से ज़्यादा भी भीड़ थी। अंदर दाल होते ही रकीम की बेचैन नजरों ने सनम और फहीम ने अपने जगह को ढूंढना शुरू कर दिया था। मिक्स गैदरिंग थी तो उन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी थी। रूहान उन्हें अपने कोलीग से मिलाने ले जाना चाह रहा था, मगर दोनों ने ही मना कर दिया था। उन्हें पहले सनम और आयशा से मिलना था, इसलिए उसे एक्सक्यूज करता अपने हॉस्पिटल कोलीग्स के साथ चला गया था, जबकि वो दोनों आगे की तरफ बढ़ गए थे। अभी वो कुछ ही दूर चले थे कि हाल के दाएं तरफ लाइन से लगी हुई टेबल्स में बीच के टेबल पर बैठी वो दोनों उन्हें किसी बुजुर्ग औरत के साथ बातों में मशगूल नजर आ गए थे। रकीम का सांस उसको देखकर एक बार फिर से थम सा गया था। आदत के मुताबिक उसने तेजी से नजरें झुकाई थी। इतना तय था कि उस लड़की को टिकटिकी बांधे कभी देख नहीं सकता। उसका दिल इतना मजबूत कभी हो ही नहीं सकता जो उस हूरों जैसी हसीन संगीन मूरत के जलवों की ताब ला सकता। इधर आयशा भी आज मुकम्मल काले और गोल्डन फतान में साइड मांग निकाले हाफ बालू को उठाकर पिन्नों की मदद से दोनों साइड से बांधे हुए थे। वो दोनों अपनी अपनी जगह बेहद हसीन लग रही थी। एक पल को तो वहीं भी इस परी चेहरे को देखकर शशतर रह गया था। बेशक उसका इंतहा नायाब था, बस उसकी शेरनी का दिमाग और अंदाज थोड़ा ओखा था, वरना ये बात वो चारों बहुत पहले से तस्लीम कर चुके थे। मुराद सिस्टर्स को अल्लाह ने बेहद फुर्सत से स्पेशली इन चारों के लिए तहली किया था। वो बहनें रच कर हंसी थी, हुसन के खजानों की मलका थी, खूबसूरतों की दौलत से माला माल थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी खूबसूरत चेहरे नहीं देखे थे, हजारों देखे थे, मगर मुराद सिस्टर जैसी बावकार खूबसूरती नहीं देखी थी, और यही चीज उन्हें उनकी हम उम्र लड़कियों से जुदा करते थे। अगर इन बहनों को अपनी बेपनाह खूबसूरती व दिलकशी का अदराक भी था, तब भी उन्होंने इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। कम से कम फहीम, रकीब, हालिब और आदि इस चीज की गवाही दे सकते थे, जबकि वो सब अपनी अभी काफी कम उम्र थी। मिरोसा जब भी स्कूल जाती थी, वो भी कभी इन्हीं आम लड़कियों की तरह फजूल के चोंचले करती नजर नहीं आए थे। क्या बात है शहजादो, तुम लोगों को कोई स्टैचू बोलकर भाग गया है क्या, जो ऐसे साकत खड़े रह गए हो? रूहान ने आकर स्टिल खड़े फहीम और रकीब के कांधे पे हाथ रखा था। वो दोनों चौंका मुड़े थे। साथ ही फहीम को भी याद आ गया था कि आज वो यहाँ किस मकसद से आया है। रकीब ने फिर से अपनी झुकी हुई निगाहें उठाकर दोबारा से सामने बैठी सनम को देखा था, जो वहां से उठकर आयशा के साथ आगे जा रहे थे। तुम दोनों जाओ, मुझे जरा एक जरूरी काम है, थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ तुम्हें। फहीम अपने सर पर उंगलियां चलाता मसरूफ से अंदाज में बोला था, जिस पर रूहान और रकीब ने चौंकोस को देखा था। कहाँ जा रहा है? रकीब ने जो टोन तीखे हुए थे। फिक्र मत कर, आ रहा हूँ। फहीम उसके बिगड़े तेवर देखकर समझ गया था कि रकीब को उस पर अब भी यकीन नहीं है। तभी वह नफी में साह लाते हुए इन दोनों से एक्सक्यूज करता वहां से चला गया था, जबकि रूहान रकीब को साथ हुए आगे बढ़ गया था। सनम और आयशा का रोहा की वजह से बारात में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, मगर वो सिर्फ उस्मान और रोहा के मजबूर करने पर फंक्शन में चली आई थी और जी भरकर यहाँ पर बोर भी हो रहे थे। ये सच था कि अब उन्हें मेहरोसा सफीन के साथ मामा पापा की बहुत ही यादगार थे, और सनम तो अभी कुछ देर पहले घर पर पापा से बात करके बिना अपने मेकअप की फिक्र किए हुए खूब सारा रो भी चुके थे। उसे मम्मा पापा की याद के सिवा उस शैतान का डर भी बेताशा परेशान कर रहा था, जिसके पाकिस्तान वापस आते ही फिर किसी वबा की तरह उसके पीछे पड़ गया था। ये कल रात से सनम को इस शैतान के शर बड़े मैसेजेस और कॉल्स भी मसूल होने लगे थे, जिससे वो बौखला कर रह गए थे। उसने सब कुछ पापा को बता दिया था। दूसरी तरफ से पापा ने उसे ढेर सारी तसल्ली देकर जल्द से जल्द वापस बुलाने को तसल्ली देते हुए अपना ढेर सारा ख्याल रखने की तलकीन भी की थी। उसके बाद बारी बारी मम्मा, सफीन और मिरोसा से बात करके सनम को कदर तसल्ली मिली थी। फिर फंक्शन में पहुंचते ही वो दोनों नबीला के पास ब्राइडल रूम में जाकर बैठ गए थे, जहाँ पर मौजूद बांध बांध की औरतें नबीला को छोड़कर उन्हें घेर कर बैठ गए थे। एक एक करके सभी औरतों ने उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था, जिससे घबराकर वो दोनों मौका मिलते उठकर बाहर चली गई थी। मगर भला हो छोटी ममानी की बहनों का, जिन्होंने दोबारा से उन्हें पकड़ लिया था। वो अपने साथी पर हाथ में पड़ी टेबल पर बैठ गए थे। फिर आधा घंटा इन दोनों का दिमाग चाटने के बाद उन्होंने बामुश्किल उनकी जान छोड़ी थी। सनम, जरा रोहा को कॉल करो और पूछो अब कैसी तबीयत है उनकी। आशा सनम से बोलती वापस अंदर जाने लगी थी कि तभी उसके फोन की मैसेज ट्यून बजने लगे थे। उसने चौंक कर फोन को देखा। स्क्रीन पर आशिक के नौकर शाकर का नंबर शो हो रहा था, जो कल से न जाने कहां पर गायब था। परसों आखिरी बार रात को जब उस आशा से बात हुई थी, तो उसने आशा को बताया था कि जाबिया शाह के नौकर को उस पर शक हो गया था। तभी से आशा को फिक्र लगे थे कि कहीं शाकर पकड़ा ना जाए, और कल से उसकी गैर हाजिरी से आशा उसके दर से मजीद मुतफक्र हो गए थे। मगर अब अचानक उसके मैसेज ने आशा को अलर्ट कर दिया था। उसने फौरन मैसेज ओपन किया,
جس میں شاکر نے اس کو بتایا تھا کہ زاویہ شاہ کے نوکر نے اس کو پکڑ لیا ہے، مگر وہ کس طرح اپنی جان بچا کر بھاگا ہے۔ اس کے پاس حالت کے بارے میں مزید کچھ ایسی خبریں بھی تھی جو عائشہ کے کام آ سکتی تھی، لیکن وہ اسے یہ بات فون پر نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے وہ فوراً اسے اس کے سینڈ کیے ہوئے ایڈریس پر آ کر ملے۔ میسج پڑھتے ہی عائشہ کنفیوز ہو گئی تھی، آخر ایسی کیا بات ہو سکتی تھی جو عاشر اسے مل کر کرنا چاہتا تھا۔ ایڈریس یہیں قریب کے ایریا کا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت وہ صنم کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاتی، جبکہ اسے شاکر کی طرف سے تجسس بھی تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ متزمت سے اپنے سامنے کھڑی صنم کو دیکھنے لگی تھی جو روحا اور عثمان سے بات کرتی۔ عائشہ ایک دم کچھ سوچتی صنم کے پاس آئی تھی جب عثمان سے بات کر کے کال ڈسکنیکٹ کر رہے تھے۔ صنم تم ذرا نبیلہ کے پاس جاؤ، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، اور میرے آنے تک کہیں مت جانا۔ وہ بولتی بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر نبیلہ کے روم کے آگے سے لے گئی تھی۔ اوکے، مگر پلیز تم ذرا جلدی آنا، میں اندر ان عورتوں کے نرگے میں اکیلی پھنس جاؤں گی۔ صنم پریشان سے بولتی اندر چلی گئی تھی، جبکہ عائشہ تیزی سے ہال کے باہر بنے پارکنگ ایریا میں پہنچے تھے۔ وہ عثمان کی کار لائی تھی جس میں اس کے ساتھ مامو جان اور اس کی ایک کزن بھی آئے تھے۔ ابھی وہ کار کے گیٹ میں چابی لگا کر کار لاک کھول رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اسے ساتھی تجک رہا تھا، اپنے ہاتھ میں پکڑا عجیب سی بو والا کپڑا مضبوطی سے اس کے ناک پر رکھا تھا۔ عائشہ نے زوردار انداز میں مزاحمت کرنا چاہی تھی، مگر اس کے فلاطی گفٹ سے خود کو چھڑا نہیں پائی تھی۔ دماغ پر چڑھی اس ناگوار سی اس کے حواسوں سے تیزی سے اسے کام کرنا چھوڑ دیے تھے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے اپنے کان کی لو پر کسی کے جھلستے ہوئے لبوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک سرسراتی سرگوشی بھی سنی تھی، میری بے بس شیرنی۔ اس کے بعد اس کے حواس بالکل جواب دے گئے تھے، آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھی، جبکہ اپنے بازو میں جوڑتی اپنی متاع حیات کو فہمی نے بہت ہی احتیاط سے اپنے باہوں میں اٹھایا تھا اور پیچھے کھڑی اپنی کار کی بیک سیٹ پر لٹا دیا تھا۔ پھر تیزی سے گیٹ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ کار سٹارٹ کرتے اس نے ایک بھرپور نظر پیچھے بے ہوش پڑی ہوئی عائشہ پر ڈال تھے۔ سوری میری شرنی، مگر آج آپ کی اس قیامت خیز حسن کیا کہ اگر گھٹنے ٹیکتے ہوتے اپنے ارادے سے باز آ جاتا تو آپ کی اس عقل کو نہیں توڑ پاتا۔ اگر آپ کی عقل کو نہ توڑ پاتا تو میں فہیم درانی نہیں ہوتا، اس لیے اب تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے فہیم درانی کو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ عائشہ کو دیکھ کر زرعی لب کہتے ہوئے اس نے تیز سے کار آگے بڑھائی تھی کہ جلد سے جلد اسے عائشہ کا انتظام کر کے واپس بھی آنا تھا، ورنہ پہلے سے ہی اس کی طرف سے مشکوک رقیم اتنی دیر سے اس کے غائب رہنے پر بلا وجہ اس کے گلے پڑ جاتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ملتان سے واپس لوٹ آیا تھا، مگر اس کا دل کسی اندیکھے جذبے سے واپس بچے اور گھر کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ ایسا تو اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے گھر میں اور بھی بچے تھے، اس کے بھانجے، بھتیجے، بھتیجی سب اسے پیارے تھے، مگر حالب کے دونوں جڑواں بیٹے تو اس کے اتنے دیوانے تھے کہ اسے دیتے ہی ماں باپ کو بھی بھول کر اس کی گود میں چڑھ جاتے تھے۔ وہ ابھی انہیں دونوں کو ولہانا چاہتا تھا، مگر ایسی کشش تو اسے اس سے پہلے کبھی کسی کے بچے کے لیے محسوس نہ ہوئی تھی جیسے اس انجام بچے آئس کے لیے وہ محسوس کر رہا تھا۔ پورے راستے وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہوا آیا تھا۔ گھر آ کر سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلایا تھا، جہاں پر اپنے بیڈ پر جوتوں سمیت دراز ہوتے وہ پاکٹ سے اپنا فون نکالتے آئس کی پکس دیکھنے لگا تھا۔ اس نے کل ملا کر آئس کی 8 پکس لی تھی اور وہ بھی ہر اینگل سے۔ ایک پک میں وہ زور زور سے کھلکھلا کر ہنس رہا تھا، پورے منہ پر آئس کریم لگی ہوئی تھی۔ دوسری پک میں وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اچھلتا ہوا پورا منہ کھولے ہوئے تھا۔ اس کی مذاقہ ہے تصویر دیکھ کر ایک پیار سے مسکراہٹ نے عادی کے لبوں کو چھوا تھا۔ ایک اور پک میں آئس جس عورت کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ سے چمچ چھینتے ہوئے آئس کریم کے کپ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بچہ اتنا خوبصورت اور معصوم تھا کہ عادی کا دل اس کو دیکھ دیکھ کر بڑھ ہی نہیں رہا تھا، مگر پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ سرائیت سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی دیوار کو کھول کر اس نے اپنے بچپن کی تصویروں والا البم نکال لیا تھا۔ اس موٹی سی البم میں اس کی 1.5 ساری پکس کا کلیکشن تھا۔ اس کی پیدائش سے لے کر اسکول کے زمانے تک کی پکس پوری البم سجی ہوئی تھی۔ وہ البم ہاتھ میں لیے ہوئے واپس بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ پھر اس نے وہ البم کھول کر دیکھنی شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی پکس کے بعد اس کی 1 سال کی عمر والی کئی ساری پکس شروع ہو گئی تھی جو ہو آئس جیسی تھی۔ وہی ہنسی، وہی چہرہ، آئس جیسے ہونٹ اور بالکل آئس جیسی آنکھیں۔ عادی ششت سا ایک پیپر ہی اپنے نکوش چھو چھو کر اس کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ بچہ میرا کچھ نہیں لگتا، پھر بھی اس مجھ سے ایسی مشابت کیسے ممکن ہے؟ آخر کیوں میرا دل اس اجنبی بچے کی طرف بری طرح سے اتنا کھینچا رہا ہے؟ کیوں میں اس بچے کو اتنا زیادہ سوچ رہا ہوں؟ آخر کیوں وہ میرے دل و دماغ پر سوار ہو کر آ گیا؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے پریشان سا سوچنے لگے تھے، مگر اپنے کسی بھی سوال کا فی الحال اس کے پاس کوئی بھی جواب موجود نہیں تھا۔ صبح فجر کی اذان کی آواز سن کر سب سے پہلا حلیمہ بی کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے پلنگ سے اترتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ساتھ ہی نماز کے لیے میروسا اور عارفہ کو بھی آواز دینے لگی تھی۔ ان کی آواز سن کر عارفہ فوراً اٹھی تھی اور عادت کے مطابق آئس کو چیک کرنے لگی۔
आज नींद के मामले में बिल्कुल माही पर पड़ा था। सोते हुए वो घड़ी की सुई की तरह घूमता था। माही आप भी पहले कितना बेहोशी वाली नींद सोती थी। हालांकि उसकी नींद पहले के मुकाबले में जरा हल्की हो गई थी, इसलिए वो आरफा के एक बार हिलाने से भी उठ जाती थी। मगर ये सिर्फ माही का ख्याल था, वरना असलियत तो आरफा ही जानती थी कि सोने के बाद माही को आज तो क्या खुद का भी होश नहीं रहता था। तभी रात भर आरफा जब तक जागती रहती, आयस को ठीक करती रहती थी और सुबह नमाज के लिए उठते ही वो सबसे पहले आयस को देते थे, जो सुबह तक तकरीबन पलंग के किनारे पर मौजूद होता और आरफा उसे पकड़कर दोबारा अपनी जगह पर पहुंच जाती थी। मगर ये क्या, आज आयस अपनी जगह मौजूद नहीं था। आरफा ने हैरत से उसकी खाली जगह देखा था और फिर भाभी के रूम की तरफ एक नजर डाली। भाभी के रूम का दरवाजा होंस बंद था। उसने रोज की तरह माही को जोर से झंझोकर उठाया था। माही बीबी उठे, आयस कहाँ है? क्या भाभी लेकर गई हैं उसे? आरफा ने अपने बाल समेटती माही से पूछा। क्या मतलब, आयस कहाँ है? यही सो रहा था ना, मुझे नहीं पता भाभी कब लेकर गई उसे। मेरोसा अपनी दाएं तरफ देती बोली थी, जहाँ उसने रात को आयस को लिटाया था। हलीमा बीबी अपना चश्मा लगाते मिरोसा और आरफा की तरफ मतवज्जो होगी। मैं देखती हूँ अंदर, शायद भाभी के पास हो। आरफा बोलती हुई दरवाजे की तरफ चली गई थी और हलीमा बीबी उसके पीछे चली आए थे। आरफा ने दरवाजे पर 2-3 बार हल्की हल्की सी दस्तक दी। जब भाभी ने आंखें मसलते हुए दरवाजा खोला था। भाभी, आइस आपके पास है क्या? आरफा बेसब्री से बोलती। नहीं आरफा, आइस मेरे पास तो नहीं है। क्या हुआ, कहाँ गया वो? भाभी पूरा दरवाजा खोलकर बाहर निकलती, तेजी से माही के पलंग की तरफ बढ़ती। माही, आइस यहाँ सो रहा था ना रात को, कहाँ गया? भाभी माही को देखती हुई बोली, जो कि परेशान से पलंग पर बैठी थी। भाभी, मैंने यहाँ पर सुलाया था रात को आयस को, मुझे नहीं पता वो अचानक कहाँ चला गया। वो तो बहुत ही गहरी नींद सोता है भाभी, वो उसे ऐसे अभी ठीक से चलना भी नहीं आता जो कहीं चला जाए। माही परेशान सा बोलती है। परेशान ना हो माही, मैं अब्बू के रूम में देती हूँ। माही उसे तसल्ली देती हुई आरफा को लिए अब्बू के कमरे में चली गई थी। पीछे परेशान सी हलीमा बीबी अपनी देवरानी अमना बेगम को उठाकर आयस की गैर मौजूदगी के बारे में बताने लगी थी, जो खुद भी आयस का सुनकर काफी फिक्रमंद हो गए थे। तभी सामने से आरफा और भाभी आलम साहब के साथ ही बाहर आए। तीनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि आयस आलम साहब के पास भी नहीं था। फिर कुछ ही देर में मुदस्सर और बच्चे भी उठ गए थे और पूरे घर के अलावा आस पड़ोस में भी आयस की धूम मच गए थे। हलीमा भी, आरफा भी सब घरों में जाकर पूछ लिया था। आलम साहब उनके साथ बज़ाहिर फिक्रमंद होता, मुदस्सर भी पूरे मोहल्ले के मर्दों से पूछताछ करता फिर रहा था, मगर आयस का कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह सुबह से दोपहर हो गई थी, मगर आयस को ना मिलना था ना वो मिला। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी 24 घंटे से पहले दर्ज नहीं करवाई जा सकती। माही घर में मची हुई हलचल को साकत से बैठी देखती जा रहे थे। उसके दिल में हर्षा बड़पा था, मगर वो बिना किसी तासर के खामोशी बैठी सबके परेशान सुनते देख रहे थे। मुदस्सर अभी आज को ढूंढने का नाटक करता इफ्तार को मौजूदा सूरत हाल बताने उसके घर पर रवाना हो चुका था। साथ ही उसे इफ्तार से अपने बकाया पैसों का भी तकाजा करना था, क्योंकि सुबह उसने मुदस्सर को उसकी मुतलबा रकम का आधा हिस्सा ही दिया था। घर में अब सारी औरतें ही बची थी, जो कि परेशान से बरामदे में बैठे थे। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ चला गया। हमारे तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, कौन ले गया मेरे आयस को? हलीमा भी दुपट्टा मुंह पर रखती रोने लगी थी। आरफा और भाभी अलग सुबह से रो रहे थे। मुझे पता है उसे कौन लेकर गया है ग्रैनी। आरफा, तुम मेरे साथ लाहौर चलने की तैयारी करो, हमारा आयस वहीं है और उसे हम जरूर वापस लेकर आएंगे। जाओ जल्दी करो, 1 घंटे के अंदर हमें लाहौर के लिए निकलना है। खामोशी को चीरती माही की आवाज ने वहां पर बैठे हर शख्स को अपनी जगह पर साकत कर दिया था। आयशा को गए हुए काफी देर हो चुकी थी। अब सनम को उससे इतनी देर करने पर बोर होने लगी थी। उसने अपने स्टाइलिश ब्लैक कलर के क्लच से अपना फोन निकालकर आयशा का नंबर डायल किया था। बेल जार थी, मगर आयशा कॉल पिक नहीं कर थी। सनम ने दोबारा आयशा का नंबर डायल किया था, मगर अब भी जवाब नदार। अब की बार सनम को घबराहट होने लगी थी। वो अपने सामने बैठी लड़की से एक्सक्यूज करती उठ खड़ी हुई थी। यह लड़की कुछ देर पहले सनम की हुरून जैसी खूबसूरती से मुतासर होकर उसके पास आकर बैठी थी, जो वहां पर मौजूद सब लोगों से बेनियाज एक कोने में अकेली बुरी बुरी सूरतें बनाती बेजार से बैठी हुई थी। काफी देर वो लड़की सनम का दिल बहलाती रहती और अब तो बारात आने के बाद नकाब भी शुरू होने वाला था और दुल्हन को रूम से बाहर लेकर जाया जा रहा था। सनम भी बाकी सबके साथ आशा का नंबर फिर से डायल करती बाहर जाने लगे थे, मगर इस बार भी नो रिस्पॉन्स। वो ब्राइडल रूम से बाहर हॉल में चली आई थी और चारों तरफ नजर दौड़ाती हुई आशा को ढूंढ रही थी कि तभी कोई नहायत आहिस्ता से उसके पास आ खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सनम? मुझे पहचाना? मैं रूहान। सनम ने चौंक कर अपने पीछे खड़े रूहान को देखा था, जिसकी आंखों में देता धीरे से मुस्कुराया था। वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। जी हाँ, अब मिस्टर रकीब के जैसे दिखती है ना, तो पहचानोगी कैसे नहीं? और आज अकेले आए हैं? सनम उसके मसला देखने पर उलझने लगे थे। यह शख्स सूरत रकीम जैसे रखता था, मगर रकीम और रूहान के नेचर में जमीन आसमान का फर्क था।
दोनों के देखने का अंदाज तक बिल्कुल जुदा था। कहाँ रकीम साहब की वो नरम करम खामोश निगाहें जिनमें आज तक सनम ने अपने लिए एहतराम के सिवा कुछ नहीं देखा था, वो निगाहें जो सनम को देते ही इज्जत व अकीदत से झुक जाया करते थे। कहाँ इस शख्स की जज्बा झलक कहाँ इस शख्स की जज्बे छलकती भी बेखौफ व हतरा नजरें। उफ, उसे देखते ही सनम सरासमा होने लगी थी। रूहान के देखने का अंदाज उसकी बर्दाश्त का इम्तिहान बन जाता था। अजीब सी कोफत होने लगती थी उसके देखने से। अब भी राय पिलो कैस्टिडो में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था, मगर उसके देखने का अंदाज सनम को जी भर का बदमजा कर गया था। नहीं, अकेला नहीं हो, रकीम और फहीम साथ आए हैं, यहीं कहीं होंगे दोनों। इनफैक्ट रकीब तो मेरे साथ ही था, बस अभी फहीम को कॉल करने बाहर गया। यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम है शायद। रूहान वजाहत से बोलता नजर लगातार सनम के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी, जबकि सनम फहीम का सुनकर परेशान हो गई थी। कहीं आशा फिर से फहीम से तो नहीं उलझ पड़े। ओ नो, ये आशा भी नहीं सुधरेगी। सनम ने ताज़ा सा हिलाया था, तभी उसकी नजर सामने से आता रकीम पर पड़ी, जो चॉकलेट ब्राउन टेक्सटो में अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ इतना हैंडसम, डैशिंग और फिर भरपूर लग रहा था कि सनम बिना पलक के झुकाए उसको देखती रह गई। रकीम भी दूर से सनम को खड़ी हुई देख रहा था। वो पास आते हमेशा की तरह सनम को सलाम करता नजर झुकाकर खड़ा हो गया था। सनम कहाँ पर खो गई? रूहान ने खनखार कर सनम को अपनी तरफ मतवज्जो किया था। वो चौंक कर होश में आई थी और शर्मिंदा होते भी फौरन नजर झुका गई थी। वो कैसे भूल गई कि रकीम भी एक मर्द था? कहीं नहीं, वो मैं आशा को ढूंढ रही थी। आपने उसे कहीं पर देखा मिस्टर रकीम? सनम रूहान के साथ ही रकीम को मुखातब करती बोली। रकीम ने हैरत से नजर उठाकर सनम को देखा था और फिर फौरन नजर झुका गया। कुछ देर पहले देखा था मैंने आशा को, जब हम लोग फंक्शन में आए थे, लेकिन तब वो आपके साथ ही थी, उसके बाद नहीं देखा। रकीम धीमी सी आवाज में बोला था, जबकि दिल खुशी से बिल्लियां उछल रहा था। आज ऐसा क्या हुआ था जो सनम ने उसे खुद से बात की थी? हमेशा की तरह अवॉइड नहीं किया था उसने तो अभी तक हम की नसीहत पर भी अमल नहीं किया था। फिर कैसे उसकी सुनेला इतनी नार्मली उसे बात कर रही है? स्ट्रेंज। अच्छा मिस्टर रकीम, ठीक है, मैं जरा आशा को देती हूँ, आप लोग भी फंक्शन एंजॉय करें। आपकी सनम रकीम की आंखों में देखकर सादगी से मुस्कुराती बोली थी। वो वहां से निकलते चले गए। रकीम जो कि सनम से मुहातब करने पर सर उठाकर उसको देखने लगा था, उसकी मुस्कुराहट पर तो जैसे चकरा कर आएगा था, यानी एक और झटका। सनम ने आज रकीम की आंखों में देखकर मुस्कुराकर बात की थी। ऐसा भी क्या हुआ था जो सिंड्रेला उस पर इतनी मेहरबान हो रहे थे? सनम ने मेरी आंखों में देखकर बात की, क्या यह सच है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? हैरत से अपने गाल पर दोनों हाथों से थप्पड़ लगाता वह सच बेयकीन था। और फिर जब वो अपनी हैरत से बाहर निकला तो एक बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके लब्बों का अहाता किया लिया था और फिर वही मुस्तकिल मुस्कुराहट उसके होंठों से चिपक कर आ गए थे। लेकिन उसके बड़हलाफ रूहान उदास हो गया था। सनम की आंखों में उसने फिर से वही नागवार देखी थी जो वो कल महसूस कर चुका था और इसीलिए उसका चेहरा बुझ कर आ गया था। फहीम को कॉल की तो फहीम की कॉल की तूने? क्या कह रहा है वो? कहाँ गया है? रूहान साथ जटते रकीम से पूछने लगा था। हाँ, आ रहा है यार, आज फरहान भाई का भी कोई भी बिजनेस डिनर है, वहां पर उन्हें फहीम को बुलाया। एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं पप्पा जान और फरहान भाई, जिसमें फहीम उनको असिस्ट करेगा। इसी सिलसिले में बुलाया था, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। रकीम ने रूहान को बताया था उसका CSS का रिजल्ट आउट हो गया है और रकीम के सिवा इन तीनों में से किसी की अभी सिलेक्शन नहीं हुआ था। जिस पर वह तीनों जितने उदास थे, उनके वालिद साहिबान इतने खुश थे। इसलिए फरमान साहब के अलावा जाविया शाह, शहरियार साहब ने फहीम, हालिफ और हादी को अपने साथ ही ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया था। अपने सिलेक्शन की खुशी में रकीम के कदम जमीन पर जम भी नहीं रहे थे। पुलिस फोर्स ज्वाइन करना उसका दारीना ख्वाब था जो अब शर्मिंदा ताबीर होने वाला था। और फिर आज जो सरप्राइज उसे सनम ने दिया था, उसने रकीम की खुशी को दबाला कर दिया था। अभी भी वो मुस्कुराता हुआ सरशार सा रूहान के कांधे पर बाजू फैलाए आगे बढ़ ही रहा था जब उसके बराबर से गुजरते वेटर को किसी का जोरदार धक्का लगा था और वेटर के हाथ में मौजूद ट्रे से जूस का गिलास लटक कर रकीम के कोट पर गिरा था। वो हैरत से मुंह खोले अपनी जगह पर थाम कर रह गया था। ऑरेंज जूस उसके कोट से बहता हुआ पैंट तक चला गया था। ओ शीट, ये क्या किया तुमने इडियट? सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। रकीम गुस्से से बोला। सॉरी सर, मुझे पीछे से किसी ने दिखा दिया था। वेटर शर्मिंदगी से माजरत करता हुआ बोला। इट्स ओके, जाओ तुम। रूहान ने वेटर को बेच दिया था। डैम, सारे कपड़े खराब कर दिए बदतमीज ने। रकीम अभी गुस्से से दूर जाते वेटर को देख रहा था। इट्स ओके रकी, इधर हाल के पीछे वॉशरूम में, वहां जाकर क्लीन काले, जस्ट चिल बॉडी रिलैक्स। रूहान रकीम के कंधे को थपथपाता हुआ बोला और रकीम बरबराता वापस वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। इधर कुछ देर पहले ही सनम आशा को पूरे हाल में ढूंढते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई थी। इस दौरान उसके क्लच में साइलेंट पड़ा हुआ उसका फोन कितनी ही बार बचा था, मगर अपने बचते हुए फोन से अनजान चेहरे पर परेशानी बराबर तासा लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ते चले गए थे, जहाँ पर लेडीज वॉशरूम के बाहर पहुंचते ही उसे बराबर वाले दरवाजे से निकलते हुए एक शख्स ने देखा था जो कब से उसका यहाँ पर बाहर टहलते हुए इंतजार करता। सना पर नजर पड़ते ही
उसकी आंखों की चमक बढ़ती चली गई थी और सनम के अंदर दाल होते ही वो भी दरवाजा बंद करता हुआ उसके पीछे ही लेडीज वॉशरूम में चला गया था।